हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन गुवाहाटी नर्सिंग क्लासेज। आज हम बात करेंगे स्पेशल एमसीक्यू विद रेशनल। ऐसे एमसीक्यू जो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। जो भी अपकमिंग एग्जाम में राजस्थान CHO, बिहार CHO, यूपी CHO, PHO, गुजरात स्टाफ नर्स, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है किसी भी स्टूडेंट के लिए अपना सपना पूरा करने के लिए। तो हम बात करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू क्या है हमारा। लार्जेस्ट स्मूथ मसल्स ऑफ बॉडी। जो स्मूथ मसल्स लार्जेस्ट बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए इन फीमर, बी ऑप्शन इन ह्यूमरस, ऑप्शन सी स्टोमक एंड ऑप्शन डी स्कैपुला। जो लार्जेस्ट स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टोमक। तो इसका राइट आंसर क्या है? स्टोमक। स्टोमक में कौन लार्जेस्ट स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होता है? फीमर, ह्यूमरस एंड स्कैपुला। ये कौन सा मसल्स है? इनमें कौन सा मसल प्रेजेंट होता है? स्केलेटल। कौन सा मसल? स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल प्रेजेंट होता है फीमर, ह्यूमरस एंड स्कैपुला। हमें क्या पूछा गया क्वेश्चन में? स्मूथ मसल्स के बारे में। जो स्मूथ मसल्स होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? जो लार्जेस्ट होता है कौन सा है? स्टोमक में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं जो स्मूथ मसल्स होता है और कहाँ प्रेजेंट होता है। स्मूथ मसल इट फाउंड इन विसरल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन में स्मूथ मसल्स होता है वो प्रेजेंट होता है। विसरल ऑर्गन में इंटरनल ऑर्गन, जो भी इंटरनल ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन, जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उसमें कौन सा मसल प्रेजेंट होता है? स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल की बात करें, स्टोमक, लीवर, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस एंड ETC। इनमें क्या कौन सा मसल प्रेजेंट होता है? इसमें स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होता है। कौन सा मसल्स? स्मूथ मसल्स। इसमें प्रेजेंट होता है। जो भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनमें क्या कौन सा मसल प्रेजेंट होता है? स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होता है। तो लार्जेस्ट स्मूथ मसल्स कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टोमक में। लार्जेस्ट की बात करें, ये एक कंपटीशन का क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। जो लार्जेस्ट स्मूथ मसल्स होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टोमक में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, रेक्टस एब्डोमिनस इज द लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल इन द बॉडी। ये जो की पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, इनमें से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जो रेक्टस एब्डोमिनस होता है, जो मसल्स होता है, इज द लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल्स इन द बॉडी। जो बॉडी होती है उसके जो लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल्स होता है वो कौन सा होता है? रेक्टस एब्डोमिनस। रेक्टस एब्डोमिनस जो कहाँ प्रेजेंट होता है? एब्डोमेन में। एब्डोमेन में जो मसल्स प्रेजेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स। जो लॉन्गेस्ट होता है मसल, स्मूथ मसल्स होता है, जो लॉन्गेस्ट मसल्स होता है बॉडी का, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सार्टोरिस इज द लॉन्गेस्ट स्केलेटल मसल। हमें क्या पूछा गया था क्वेश्चन में? स्मूथ मसल में भी चांस के स्केलेटल मसल से ही पूछ सकता है क्वेश्चन में। जो स्केलेटल मसल्स में लॉन्गेस्ट मसल्स कौन सा होता है? कौन सा होता है? सार्टोरिस मसल्स। जो कहाँ प्रेजेंट होता है? थाई। जो थाई होता है वहाँ कौन सा मसल प्रेजेंट होता है? सार्टोरिस। जो सार्टोरिस मसल्स होता है वो क्या होता है? लॉन्गेस्ट स्केलेटल मसल्स होता है। डोंट फॉरगेट दिस टॉपिक बिकॉज स्मूथ एंड लार्जेस्ट, इसमें क्या बच्चों को कन्फ्यूजन होता है स्मूथ मसल्स और स्केलेटल मसल्स में। तो हमें याद रखना है जो स्मूथ मसल्स होता है, जो लॉन्गेस्ट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? एब्डोमेन में होता है। जो कौन सी मसल्स है? रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स होता है। जो लॉन्गेस्ट स्केलेटल मसल्स होता है वो कौन सा होता है? सार्टोरिस। जो कहाँ प्रेजेंट होता है? थाई में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, फीमर, ह्यूमरस एंड स्कैपुला फाउंड स्केलेटल मसल्स। जो कहाँ प्रेजेंट होता है? स्केलेटल मसल्स। जो फीमर, ह्यूमरस और स्कैपुला होता है उसमें कौन सा मसल प्रेजेंट होता है? स्केलेटल मसल प्रेजेंट होता है, नॉट स्मूथ मसल। ये क्या स्मूथ मसल्स नहीं होते। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। इसमें कौन सा मसल प्रेजेंट होता है? स्मूथ मसल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज बिटवीन। जो ह्यूमन ब्लड होता है उसका pH कितना होता है? कितना होता है इसका? 7.35 टू 7.45। ये नॉर्मल pH होता है ह्यूमन ब्लड में। तो ऑप्शन बी क्या हमारा राइट आंसर है? ऑप्शन ए क्या है? 6.57। ये क्या है? pH नॉर्मल से कम है तो इसको हम क्या एसिडिक बोलते हैं। जो नॉर्मल pH होता है वो क्या होता है? 7.35 टू 7.45। अगर 7.35 से pH कम होता है तो हम क्या बोलते हैं? इसको एसिडिक।
देन जो pH 7.345 से 7.45 से इंक्रीज देखने को मिलता है तो वो क्या होता है, एल्कलाइन pH होता है। ये क्या होता है, एसिडिक pH। जो हमारा ह्यूमन ब्लड होता है उसमें जो pH होता है उसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, 7.35 टू 7.45। अगर हमें देखने को मिलता है 7.35 से pH ह्यूमन ब्लड में तो हम क्या बोलते हैं, उसको एसिडिक pH बोलते हैं। एंड जो 7.35 से अबव देखने को मिलता है वैल्यू ह्यूमन ब्लड में pH का तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइन pH बोलते हैं। तो हमें नॉर्मल पता होना चाहिए ह्यूमन ब्लड में जो pH होता है वो कितना होता है, 7.35 टू 7.45। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्लाज्मा प्रोटीन फाउंड इन ब्लड एक्सेप्ट वन। प्लाज्मा प्रोटीन फाउंड इन ब्लड, ब्लड में जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो कौन सा प्रेजेंट होता है, हमें पूछा है एक्सेप्ट वन, मतलब इनमें से क्या होगा, एक प्लाज्मा प्रोटीन ह्यूमन ब्लड में प्रेजेंट नहीं होगा। एक्सेप्ट का मतलब होता है, ऑप्शन क्या होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, तो इसमें से क्या 3 ऑप्शन राइट होंगे एंड 1 ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो इस तरीके से एक्सेप्ट का हमें अच्छे से ध्यान रखना है। इसी के सिमिलर एक वर्ड भी होता है एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट, ये क्या है, बोलने में सिमिलर होते हैं, तो इसको हम अच्छे से रीड करना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमको, इसमें बहुत स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन भी होता है, तो जल्दी में वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट को क्या समझ लेते हैं, एक्सपेक्ट समझ लेते हैं। तो इसको हमें अच्छे से रीड करना है। प्लाज्मा प्रोटीन फाउंड इन ब्लड एक्सेप्ट पूछा गया है, तो कौन कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन क्या है, एल्बुमिन, ऑप्शन बी क्या है, ग्लोबुलिन, ऑप्शन सी मायोसिन एंड ऑप्शन डी क्या है, फिब्रिनोजन। ये क्या है, ऑप्शन आगे पीछे रखें, तो हमें ऑप्शन इसको क्या ए मानना है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो ऑप्शन ए क्या है, ग्लोबुलिन, ऑप्शन बी क्या है, एल्बुमिन, ऑप्शन सी क्या है, फिब्रिनोजन एंड ऑप्शन डी क्या है, मायोसिन। तो इनमें से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, हमें क्या पूछा गया, एक्सेप्ट पूछा गया है। तो ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, फिब्रिनोजन ये क्या है, हमारा प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन जो कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्लड के अंदर, प्लाज्मा प्रोटीन। प्रेजेंट इन ब्लड, उसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। ये क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता ब्लड के अंदर। जो प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर वो कौन कौन सा है, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन एंड फिब्रिनोजन। ये क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन होता है जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। मायोसिन क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। बात करते हैं कौन कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन और प्रेजेंट होता है नहीं होता। प्लाज्मा प्रोटीन मीन्स क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन इन ब्लड, जो प्रोटीन ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन। कौन कौन सा होता है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। ये क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर। जो मायोसिन होता है वो प्रोटीन होता है लेकिन वो कहाँ प्रेजेंट होता है, मसल्स में प्रेजेंट होता है। जो मायोसिन होता है वो कौन सा प्रोटीन है, मसल्स का प्रोटीन है जो मसल्स में प्रेजेंट होता है। एंड कॉन्स्टिट्यूट 45% टोटल मसल प्रोटीन। जो टोटल मसल प्रोटीन होता है उसका कितना परसेंट है, 45% होता है मायोसिन। मायोसिन कहाँ प्रेजेंट होता है, ये मसल्स के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो कौन कौन सा होता है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। इसमें से क्वेश्चन भी पूछा जाता है जो एल्बुमिन होता है, एल्बुमिन ये प्लाज्मा प्रोटीन में सबसे लार्जेस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है, 45%। जो ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन के कंपेयर टू सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट होता है एल्बुमिन, कौन सा जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, एल्बुमिन। यह क्वेश्चन पूछा भी जाता है, जो एल्बुमिन होता है वो जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है उसमें से मैक्सिमम अमाउंट में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या जाता है, एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या होता है, सबसे लार्ज अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, कितना 45%। और एल्बुमिन क्या करता है, ये क्या है, ऑनकोटिक प्रेशर जो होता है, ऑनकोटिक प्रेशर उसको क्या मेंटेन रखता है, ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन रखता है। ऑनकोटिक प्रेशर क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे हम डिटेल में। जो ऑनकोटिक प्रेशर क्या होता है, जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है उसको कौन मेंटेन करता है, एल्बुमिन प्रोटीन मेंटेन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, मायोसिन। जो कहाँ प्रेजेंट होता है, ये मसल्स में प्रेजेंट होता है, मसल्स में।
नेक्स्ट बात करते हैं द प्लाज्मा प्रोटीन दैट मेंटेन ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। जैसे कि मैंने बताया आपको, जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है ब्लड के अंदर, उसको कौन सा प्रोटीन मेंटेन करके रखता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? एल्बुमिन। ये क्या है? मिस्टेक को रखा है प्रिंटिंग में, जो ऑप्शन बी, सी एंड डी। तो इसका राइट आंसर क्या है? एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या होता है? जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है ब्लड के अंदर, उसको क्या मेंटेन करके रखता है? एल्बुमिन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन एंड ग्लोबुलिन। ये क्या है? ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन नहीं करते। कौन सा प्रोटीन मेंटेन करता है? एल्बुमिन। ये क्या होता है? ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है वो क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर भी बोलते हैं। कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर। कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर भी बोलते हैं इसको। ये क्या होता है? ये जो ब्लड होता है, ये ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो होता है, इसमें क्या होता है? जो कोलोइड प्रेजेंट होता है, जो भी ब्लड में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ये क्या होता है? प्रेशर डालता है। ये क्या है? कैपिलरी होती है, इसमें जो ब्लड फ्लो होता है, इसके ऊपर क्या प्रेशर डालता है। इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस। जो कैपिलरी होता है, इसमें जो प्रेशर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये कैपिलरी के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है, जो ब्लड फ्लो के थ्रू जो ये कैपिलरी पे जो प्रेशर होता है, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक कोलोइड प्रेशर। इसको जो मेंटेन करता है, इस प्रेशर को जो मेंटेन करता है, वो कौन सा प्रोटीन होता है? एल्बुमिन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? एल्बुमिन प्रोटीन होता है। समझा होगा ऑनकोटिक प्रेशर क्या होता है? जो ब्लड, जो कैपिलरी के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है, जो ब्लड फ्लो होता है, जो क्या होता है? कैपिलरी पे जो प्रेशर डालता है, ये जो कैपिलरी पर प्रेशर होता है, ये क्या होता है? प्रेशर कैपिलरी पर। इस प्रेशर को मेंटेन कौन करता है? एल्बुमिन प्रोटीन मेंटेन करता है। तो हम क्या बोलते हैं? कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसको ऑस्मोसिस होता है। ये ऑस्मोसिस प्रेशर कौन सा होता है? जो बॉल ऑफ कैपिलरी पे जो प्रेशर लगता है, उसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। और इसको जो कौन मेंटेन करता है? एल्बुमिन प्रोटीन क्या मेंटेन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, एल्बुमिन। नेक्स्ट देखते हैं लाइफ स्पैन ऑफ फीटल आरबीसी। ये क्वेश्चन नॉर्थ साइड में भी पूछा गया था। नॉर्थ साइड में 2021 में जो एग्जाम हुआ था नॉर्थ साइड का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। जो फीटल आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है? तो 80 डे, 5 to 7 डे, 120 डे एंड 100 डे। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, जो फीटल आरबीसी होता है उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है? 80 डे होता है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। हमें पूछा गया फीटल आरबीसी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अडल्ट। जो अडल्ट आरबीसी होता है उसका लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डे। ये किसका आंसर है? अडल्ट आरबीसी का लाइफ स्पैन। अडल्ट में जो आरबीसी होता है उसका लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डे। जो फीटल की हमें क्या पूछा गया? फीटल के बारे में। जो फीटल का आरबीसी होता है उसका लाइफ स्पैन कितना होता है? 80 डे होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फीटल आरबीसी के बारे में। फीटल आरबीसी शॉर्ट लाइफ स्पैन कितना होता है? 80 डे। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? फीटल आरबीसी के बारे में पूछा गया था, जिसका लाइफ स्पैन कितना होता है? 80 डे होता है। कंपेयर टू अडल्ट आरबीसी, जो अडल्ट आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है? 120 डे होता है। नेक्स्ट बात है फीटल हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आरबीसी ऑफ फीटस। जो फीटल हीमोग्लोबिन क्या होता है? जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है फीटल आरबीसी के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? फीटल हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ये बेटर ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है देन अडल्ट हीमोग्लोबिन। जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है वो क्या होता है? कंपेयर टू अडल्ट हीमोग्लोबिन के बेटर ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है। जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है उसकी जो ऑक्सीजन की कैपेसिटी होती है वो क्या बेटर होती है किसके कंपेयर टू? अडल्ट की हीमोग्लोबिन के कंपेयर में। देन बात करते हैं अडल्ट। जो अडल्ट हीमोग्लोबिन होता है कंपोज टू अल्फा एंड टू बीटा। जो अडल्ट अडल्ट का जो हीमोग्लोबिन होता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर होता है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है कंपोज 2 अल्फा एंड 2 गामा चैन।
मैं बोल सकता हूँ जो अडल्ट का हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन वो किससे मिलकर बना होता है? 2 अल्फा एंड 2 बीटा। जो फीटल का हीमोग्लोबिन होता है, फीटल हीमोग्लोबिन वो किससे मिलकर बना होता है? 2 गामा एंड 2 अल्फा। तो उसको कैसे याद रख सकते हैं? जो अडल्ट का होता है वो किससे मिलकर? अल्फा प्लस बीटा, ए प्लस बी, अल्फा बीटा। जो अडल्ट होता है उसका जो हीमोग्लोबिन होता है वो किससे मिलकर बना होता है? अल्फा एंड बीटा से। देन फीटल का जो हीमोग्लोबिन होता है वो किससे मिलकर बना होता है? गामा एंड अल्फा, अल्फा एंड गामा। तो उसको हम किस तरीके से याद रख सकते हैं? ए प्लस बी से याद रख सकते हैं। अडल्ट क्या होता है? ए प्लस बी, मतलब अल्फा एंड बीटा। जो हीमोग्लोबिन अल्फा बीटा जो चैन होता है उससे क्या अडल्ट का हीमोग्लोबिन मिलकर बना होता है। तो फीटल का हीमोग्लोबिन होता है वो क्या होता है? 2 अल्फा 2 गामा चैन से मिलकर बना होता है। इसके लाइफ स्पान से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो अडल्ट का जो आरबीसी का जो लाइफ स्पान होता है वो कितना होता है? 120 डे लाइफ स्पान होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द आइडियल एवरेज न्यूबॉर्न हेयर सर्कमफेरेंस एट बर्थ। जो न्यूबॉर्न का एवरेज हेयर सर्कमफेरेंस कितना होता है उसके बारे में। ऑप्शन ए क्या है? 55 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 35 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 75 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी क्या है? 15 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी 35 सेंटीमीटर। जो हेड होता है, हेड सर्कमफेरेंस होता है न्यूबॉर्न का एट बर्थ, न्यूबॉर्न एट बर्थ कितना होता है? 30 to 35 सेंटीमीटर। कितना होता है एवरेज में? 30 to 35 सेंटीमीटर क्या है? हेड सर्कमफेरेंस होता है न्यूबॉर्न का एट बर्थ टाइम पे। नेक्स्ट बात करते हैं, एवरेज हेड सर्कमफेरेंस एट बर्थ कितना होता है? 33 to 35 सेंटीमीटर। ये क्या हेड सर्कमफेरेंस का क्राइटेरिया रहता है। सम क्राइटेरिया की बात करते हैं, कौन कौन सी एज पे कितना हेड सर्कमफेरेंस प्रेजेंट रहता है। 40 सेंटीमीटर 3 मंथ। जब न्यूबॉर्न 3 मंथ का होगा तब उसका हेड सर्कमफेरेंस मेजरमेंट करेंगे तो कितना मिलेगा हमको देखने को? 40 सेंटीमीटर 3 मंथ पर प्रेजेंट होगा। देन 45 सेंटीमीटर कब देखने को मिलेगा? 12 मंथ, या मैं बोल सकता हूँ 1 ईयर। 1 ईयर पर जो हेड सर्कमफेरेंस होता है न्यूबॉर्न का वो कितना देखने को मिलेगा? 45 सेंटीमीटर। ये रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था नॉर्थ सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जो 1 ईयर पे जो हेड सर्कमफेरेंस होता है वो कितना देखने को मिलता है, कितना सेंटीमीटर देखने को मिलता है। तो उसका राइट आंसर क्या था? 45 सेंटीमीटर। उसमें 1 ईयर पूछ सकता है या 12 मंथ पूछ सकता है, बात एक ही है, तो हमें याद रखना है। एंड 48 सेंटीमीटर कब देखने को मिलता है? 2 ईयर। जब न्यूबॉर्न 2 ईयर का होगा, उसकी एज 2 ईयर का होगा, तो उसमें जो सेंटीमीटर जो हेड सर्कमफेरेंस का सेंटीमीटर है वो कितना देखने को मिलेगा? 48 सेंटीमीटर हमको देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्राइटेरिया हमको याद रखना है। इसमें से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जो एवरेज नॉर्मल जो हेड सर्कमफेरेंस होता है एवरेज में एट बर्थ टाइम पे वो कितना होता है? 33 to 35 सेंटीमीटर होता है। देन 3 मंथ की बात करूँ, अगर न्यूबॉर्न का एज 3 मंथ है तब जो हेड सर्कमफेरेंस है वो कितना देखने को मिलता है? 40 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, तो उसको हमें याद रखना है। 1 साल या 1 ईयर पर जो न्यूबॉर्न होता है उसका हेड सर्कमफेरेंस कितना देखने को मिलता है? 45 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। अब बात करें हेड सर्कमफेरेंस, अब बात करते हैं चेस्ट सर्कमफेरेंस। जो एवरेज होता है चेस्ट सर्कमफेरेंस एट बर्थ वो कितना देखने को मिलता है? 30 to 33 सेंटीमीटर। 30 to 33 सेंटीमीटर ये क्या होता है? चेस्ट सर्कमफेरेंस देखने को मिलता है नॉर्मल। लेस देन 3 सेंटीमीटर लेस देन हेड सर्कमफेरेंस। जो न्यूबॉर्न का हेड सर्कमफेरेंस होता है उसका कंपेयर टू जो चेस्ट सर्कमफेरेंस होता है वो 3 कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर लेस देखने को मिलता है। तो मैं बोल सकता हूँ जो चेस्ट सर्कमफेरेंस है एक 8 बर्थ पे वो कितना देखने को मिलता है? 30 to 33 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। 1 ईयर एज हेड सर्कमफेरेंस बिकम इक्वल टू चेस्ट सर्कमफेरेंस। जो हेड सर्कमफेरेंस होता है एंड चेस्ट सर्कमफेरेंस होता है न्यूबॉर्न का वो 1 ईयर पर कितना देखने को मिलता है? 45 सेंटीमीटर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था।
जो 1 ईयर पे जो हेड सर्कम्फ्रेंस चेस्ट सर्कम्फ्रेंस होता है वो इक्वल देखने को मिलता है। मतलब क्या है, ये बराबर देखने को मिलता है। इक्वल मतलब बराबर देखने को मिलता है हेड सर्कम्फ्रेंस चेस्ट सर्कम्फ्रेंस। कब देखने को मिलते हैं? 1 ईयर पर। जो कितना देखने को मिलता है? 45 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? 35 सेंटीमीटर हेड सर्कम्फ्रेंस। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीन कलर कोड ट्रीटमेंट अंडर IMNCI रेफर टू। जो ग्रीन कलर होता है वो ग्रीन कलर कोड होता है ट्रीटमेंट के लिए अंडर किसके अंदर? IMNCI। तो वो क्या रेफर करता है, क्या इंडिकेट करता है? IMNCI का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट न्यूनेटल चाइल्ड हेल्थ इलनेस। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेट एंड चाइल्डहुड इलनेस। जो IMNCI होता है उसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो क्या होता है? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेट एंड चाइल्डहुड इलनेस। ये क्या है? IMNCI की फुल फॉर्म होता है। इसके अकॉर्डिंग इसके अंडर में जो ग्रीन कलर कोड होता है जो ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं उसका इंडिकेट क्या होता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन ए क्या है? आउट पेशेंट ट्रीटमेंट, ऑप्शन बी अर्जेंट रेफरल, ऑप्शन सी इन पेशेंट ट्रीटमेंट या ऑप्शन डी होम केयर। जो ग्रीन कलर कोड होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है IMNCI के अंडर? होम केयर। का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर है। जो ग्रीन कलर क्या इंडिकेट करता है? होम केयर। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कलर कोड के बारे में। IMNCI के अकॉर्डिंग इसका कलर कोड, कौन सा कलर कोड के अकॉर्डिंग क्या ट्रीटमेंट होता है? कलर कोड ट्राई सिस्टम यूज इन IMNCI। ये IMNCI के अंदर जो हम ट्राई सिस्टम कलर कोड यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सा कलर होता है? ये क्वेश्चन नॉर्थ सेट में भी पूछा गया था, NCHO में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। IMNCI में कौन कौन सा कलर होता है? तो हमें फर्स्ट कलर का पता होना चाहिए कौन कौन सा कलर होता है IMNCI में। पिंक कलर, येलो कलर एंड ग्रीन कलर। पिंक, येलो एंड ग्रीन, PYG से हम इसको याद रख सकते हैं। जो कलर कोड होता है IMNCI के अंडर अकॉर्डिंग टू देयर सीवियरिटी, जो इलनेस होता है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करते हैं। IMNCI का कलर कोड के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं इलनेस और उसके सीवियरिटी के अकॉर्डिंग। वो कलर कोड क्या क्या होता है? पिंक कलर होता है, पिंक कलर होता है, येलो कलर एंड ग्रीन कलर। ये 3 कलर प्रेजेंट होते हैं IMNCI के अंदर, पिंक, येलो एंड ग्रीन। ये कलर कोड हमें याद होना चाहिए, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पिंक कलर, येलो कलर एंड ग्रीन कलर। तो इसको हम किस तरीके से याद रख सकते हैं? PYG। अब देखते हैं जो पिंक कलर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। ये करता है अर्जेंट प्री रेफरल ट्रीटमेंट एंड रेफरल ट्रीटमेंट। जो पिंक कलर होता है वो क्या इंडिकेट करता है, किसके लिए यूज होता है? अर्जेंट प्री रेफरल ट्रीटमेंट और रेफरल ट्रीटमेंट। जो प्री रेफरल और रेफरल ट्रीटमेंट होता है तो उसके लिए हम कौन सा कलर यूज करते हैं? पिंक कलर यूज करते हैं। एंड जो येलो कलर होता है वो किसके लिए यूज करते हैं? फॉर ट्रीटमेंट ऑफ आउट पेशेंट फैसिलिटी। जो आउट पेशेंट फैसिलिटी प्रेजेंट होता है, किसी पेशेंट को जो आउट पेशेंट जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं उसमें जो हम ट्रीटमेंट के लिए कलर कोड यूज करते हैं वो कौन सा कलर होता है? येलो कलर यूज होता है। एंड ग्रीन की बात करते हैं, वो किस लिए यूज करते हैं ग्रीन कलर को? फॉर सिंपल एडवाइस होम मैनेजमेंट। सिंपल एडवाइस होम मैनेजमेंट के लिए हम जो कलर कोड यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं? ग्रीन कलर का कलर कोड यूज करते हैं। तो ये कलर कोड हमें याद होना चाहिए, पिंक, येलो एंड ग्रीन। ये 3 कलर कोड हमें IMNCI के अंदर ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं। पिंक, येलो एंड ग्रीन। पिंक किस लिए यूज होता है? अर्जेंट प्री रेफरल ट्रीटमेंट और रेफरल ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सा कलर कोड यूज करते हैं? पिंक कलर। जो येलो होता है वो आउट पेशेंट फैसिलिटी के लिए यूज करते हैं। और जो ग्रीन कलर होता है होम मैनेजमेंट के लिए हम यूज करते हैं, होम मैनेजमेंट होम केयर के लिए, या होम पर जो केयर की जाती है, होम पर जो हम जो केयर करते हैं उसके लिए जो हम कलर कोड यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं? ग्रीन कलर का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, होम केयर। नेक्स्ट देखते हैं जननी सुरक्षा योजना हैज बीन स्टार्टेड एज अंडर। जो जननी सुरक्षा योजना होता है वो किसके अंडर यूज होता है?
जननी सुरक्षा योजना हैज बीन स्टार्टेड अंडर, किसके अंडर यूज होता है? ऑप्शन क्या है? CSSM, इसकी फुल फॉर्म क्या है? चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड। एंड बी क्या है? NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ऑप्शन सी क्या है? MCH मतलब मैटरनल चाइल्ड हेल्थ। एंड ऑप्शन डी क्या है? ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो इसका राइट आंसर क्या है? जो जननी सुरक्षा योजना होता है जो स्टार्ट किसके अंडर होता है? NRHM। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, NRHM के अंडर जननी सुरक्षा योजना स्टार्ट हुआ था। जो कब हुआ था? अप्रैल 2005। में NRHM के अकॉर्डिंग जननी सुरक्षा योजना का स्टार्ट हुआ था। NRHM क्या होता है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। जो कब हुआ था? अप्रैल में 2005 में ये जननी सुरक्षा योजना स्टार्ट हुआ था, जो किसके अंडर होता है? NRHM के अंडर होता है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर होता है। CCM क्या होता है? चाइल्ड सर्वाइव सेफ मदरहुड। जो कब स्टार्ट हुआ था? ये 1992 में। ये कब स्टार्ट हुआ था? 1992 में। चाइल्ड सर्वाइव मदर सेफ मदरहुड ये कब स्टार्ट हुआ था? 1992 में हुआ था। जो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ एंड ICDS, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो कब स्टार्ट हुआ था? 1975 में ये स्कीम स्टार्ट हुआ था। बात करते हैं जननी सुरक्षा योजना के बारे में। जो जननी सुरक्षा योजना होता है वो क्या है? 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये क्या है? सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम होती है 100%, जो अंडर किसके होती है? NRHM के अकॉर्डिंग फॉर कैश असिस्टेंस बेनिफिट ऑन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। जननी सुरक्षा योजना में क्या होता है? जो डिलीवरी होता है उसमें जो भी फैसिलिटी, जो भी बेनिफिट प्रोवाइड होते हैं वो किसके स्कीम के थ्रू प्रेजेंट होते हैं? किसके स्कीम के थ्रू प्रोवाइड होते हैं? जननी सुरक्षा योजना के अकॉर्डिंग। जो 100% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, जो किसके अंडर होती है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर होती है। इसमें क्या होता है? जो भी प्रेग्नेंट फीमेल होती है उसका जो डिलीवरी टाइम होता है, उसको जो एम्बुलेंस जो होती है, जो एम्बुलेंस का जो डिलीवरी के लिए जो हम कॉल करते हैं इमरजेंसी के लिए, एम्बुलेंस जो प्रेगनेंसी वोमेन फीमेल के लिए होती है, उसका जो नंबर होता है कितना होता है एम्बुलेंस का? 102। जब हम इस पर कॉल करते हैं, जो एम्बुलेंस आता है वो जो भी प्रेग्नेंट फीमेल उसको लेके जाता है, लाने का जो भी होता है, जो भी पैसा लगता है वो क्या है? बिल्कुल फ्री होता है इस स्कीम के थ्रू। मतलब जननी सुरक्षा योजना के थ्रू किसी भी प्रेग्नेंट फीमेल के जितने भी जो बेनिफिट हैं वो मिलते हैं, जननी सुरक्षा योजना से मिलते हैं। उसको एम्बुलेंस जो आती है उसको ले जाती है हॉस्पिटल में। अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल का नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है, उसमें जो भी मेडिसिन यूज करी जा रही है वो बिल्कुल फ्री होती है इस योजना के थ्रू। एंड अगर किसी भी फीमेल का अगर सिजेरियन भी हो रहा है ना, जो भी ऑपरेशन होता है, जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, जितने भी मेडिसिन प्रोवाइड किए जाते हैं, जितने भी मेडिसिन आते हैं, जो भी सीजन सेक्शन में ऑपरेशन के लिए जितना भी पैसा लगता है वो बिल्कुल फ्री होता है इस योजना के थ्रू किसी प्रेग्नेंट फीमेल के लिए। तो जो भी जननी सुरक्षा योजना में किसी प्रेग्नेंट फीमेल के लिए बहुत बेनिफिट होता है। जो भी एम्बुलेंस आती है वो अपने घर से हॉस्पिटल तक ले जाती है, उसका भी खर्चा क्या गवर्नमेंट जननी सुरक्षा योजना के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट देता है। उसके लिए भी क्या उसको कुछ पैकेज मिलते हैं प्रेग्नेंट फीमेल को। तो क्या पैकेज मिलते हैं? कैश मिलते हैं, जो डिलीवरी टाइम पे जो अगर बेबी गर्ल हुआ है तो उसके क्या कितना कैश मिलता है, वो कैश योजना के थ्रू डिसाइड होता है। तो इस योजना के थ्रू जो प्रेग्नेंट फीमेल होता है इसके लिए बहुत बेनिफिट होता है। उसको ले जाने, एम्बुलेंस ले जाने का काम जो लेके आती है, और जो भी हॉस्पिटल में जितने भी मेडिसिन यूज होते हैं और जो भी ऑपरेशन होता है वो सब बिल्कुल फ्री होता है। जो भी बेड चार्ज होता है वो बिल्कुल भी नहीं लगता प्रेग्नेंट फीमेल के लिए। तो जो भी हॉस्पिटल से रिलेटेड घर से आने तक, घर से ले जाने तक का जो भी खर्चा होता है वो सब क्या जननी सुरक्षा योजना के अकॉर्डिंग बिल्कुल फ्री होता है किसी प्रेग्नेंट फीमेल के लिए। तो ये बहुत बेनिफिट है जननी सुरक्षा योजना। जब
किसके अंडर आता है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर आता है, जो कब हुआ था? 2005 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं हिंद कुष्ठ निवारण संघ। जो हिंद कुष्ठ निवारण संघ होता है, ये पार्ट और किसका पार्ट होता है? ऑप्शन ए एंटीडोट एक्टिविटी के, ऑप्शन बी एंटी लेप्रोसी एक्टिविटी, एंड ऑप्शन डी एंटी लेप्टोस्पायरोसिस एक्टिविटी, एंड ऑप्शन डी एंटी ट्यूबरकुलोसिस एक्टिविटी। जो हिंद कुष्ठ निवारण संघ होता है, वो जो पार्ट होता है वो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होता है? एंटी लेप्रोसी एक्टिविटी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या इसका राइट आंसर है। जो हिंद कुष्ठ निवारण संघ होता है वो किसका पार्ट होता है? कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होता है? जो एंटी लेप्रोसी के लिए जो एक्टिविटी यूज करते हैं उसमें जो पार्ट होता है ये क्या है? हिंद कुष्ठ निवारण संघ। हम उसको क्या बोलते हैं? हिंद कुष्ठ निवारण संघ बोलते हैं, जो किसके लिए यूज होता है? एंटी लेप्रोसी एक्टिविटी के लिए यूज होता है। हिंद कुष्ठ निवारण संघ क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। हिंद कुष्ठ निवारण संघ क्या होता है? फाउंडेड 1950। कब फाउंडेड हुआ था? 1950 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ प्रेजेंट है? न्यू दिल्ली में। जो हिंद कुष्ठ निवारण संघ होता है वो उसका जो हेडक्वार्टर कहाँ प्रेजेंट है? न्यू दिल्ली में प्रेजेंट होता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ एंटी लेप्रोसी एक्टिविटी। जो भी हम लेप्रोसी के अकॉर्डिंग अगेंस्ट जो भी एक्टिविटी करते हैं उसका जो पार्ट होता है वो क्या होता है? हिंद कुष्ठ निवारण संघ इसका पार्ट होता है। तो एंटी लेप्रोसी एक्टिविटी के पार्ट होता है, जो सच एज प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रीवियस लेप्रोसी होम एंड क्लिनिक, हेल्थ एजुकेशन, ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल वर्कर ETC। इस एक्टिविटी में क्या करते हैं? जो भी लेप्रोसी का जो पेशेंट होता है उसको हम क्या है? हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, उसको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, और क्लिनिक जो भी हेल्थ एजुकेशन देते हैं, क्लिनिक जो भी मेडिसिन होती है उसके अकॉर्डिंग उसको हेल्थ एजुकेशन देना, और जो लेप्रोसी वाला पेशेंट हो उसके लिए ट्रेनिंग होती है मेडिकल को वर्कर द्वारा कि किस तरीके से पेशेंट को आइसोलेट किया जाता है, किस तरीके के जो साइन सिम्टम उसको कैसे रिड्यूस करते हैं, ये सब हेल्थ एजुकेशन। और होम मैनेजमेंट क्या होता है? जो भी पेशेंट है लेप्रोसी का घर पे है तो उसको हम कैसे केयर प्रोवाइड कराते हैं, उसको कैसे फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, ये जो एक्टिविटी करते हैं हम इसको क्या बोलते हैं? एंटी लेप्रोसी एक्टिविटी बोलते हैं। इसका जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? हिंद कुष्ठ निवारण संघ। जो हिंद कुष्ठ निवारण संघ होता है किसका पार्ट होता है? एंटी लेप्रोसी एक्टिविटी का पार्ट होता है। इस एक्टिविटी में क्या करते हैं? फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं उस पेशेंट को, और जो भी मेडिकल से रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग होती है वो प्रोवाइड कराते हैं। उसका राइट आंसर क्या है? एंटी लेप्रोसी एक्टिविटी। नेक्स्ट बात करते हैं ऑटोक्लेव मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। जो ऑटोक्लेव होता है वो इज ए मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन बाय, मतलब कौन सा मेथड का स्टेरिलाइजेशन होता है? ऑप्शन क्या है? फिल्ट्रेशन, ऑप्शन बी मोस्ट हीट, ऑप्शन डी क्या ड्राई हीट, एंड ऑप्शन डी क्या रेडिएशन। तो जो ऑटोक्लेव होता है वो मेथड होता है स्टेरिलाइजेशन का, कौन से मेथड से स्टेरिलाइजेशन करते हैं? जो किसका ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या इसका राइट आंसर क्या है? जो ऑटोक्लेव होता है वो जो मेथड होता है स्टेरिलाइजेशन का वो कौन से मेथड से करते हैं? मॉइस्ट मेथड से। जो मॉइस्ट हीट होता है उससे हम क्या करते हैं? ऑटोक्लेव को स्टेरिलाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। जो मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन होता है वो परफॉर्म टू डिफरेंट टेम्परेचर। जो मॉइस्ट स्टेरिलाइजेशन होता है वो डिफरेंट टेम्परेचर का होता है। तो कौन से टेम्परेचर पे कितना प्रेजेंट होता है, कौन से मेथड होता है, कौन से टेम्परेचर पे कौन सा मेथड होता है उसके बारे में बात करेंगे। टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो होता है तो उसमें कौन सा मेथड यूज करते हैं? पास्चुराइजेशन एंड इंस्पायरेशन एंड वैक्सीन बात। ये क्या है? स्टेरिलाइजेशन करने के मेथड होते हैं। अगर टेम्परेचर स्टेरिलाइजेशन करने का टेम्परेचर 100 बिलो, मतलब अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, बिलो होता है, तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? पास्चुराइजेशन मेथड यूज करते हैं। और इंस्पायरेशन और वैक्सीन बात, ये इसको हम इस तरीके से याद रखते हैं PIV। ये PIV जो होता है वो कितने टेम्परेचर पर होता है? बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो बिलो टेम्परेचर होता है उसमें जो हम स्टेरिलाइजेशन मेथड यूज करते हैं, कौन से यूज करते हैं? पास्चुराइजेशन, इंस्पायरेशन एंड वैक्सीन बात। ये तीन हम 100 डिग्री बिलो टेम्परेचर पर यूज करते हैं मेथड। नेक्स्ट बात करें टेम्परेचर अगर
100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है, तो उसमें क्या यूज करते हैं, बॉइलिंग एंड टेंडराइजेशन। बॉइलिंग एंड टेंडराइजेशन जो मेथड होता है वो कम यूज करते हैं जब टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। कौन सा करते हैं, बॉइलिंग एंड टेंडराइजेशन। तो हम इसको BT से याद रख सकते हैं। टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड अबव होता है तो हम उसमें कौन सा मेथड यूज करते हैं, ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव स्टेरिलाइजेशन का यूज करते हैं अगर टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है जो ऑटोक्लेव होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड। 120 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है ऑटोक्लेव का स्टेरिलाइजेशन करने के लिए। तो इसमें क्या है, ये 100 से अबव भी होता है, तो 100 अबव, तो ऑटोक्लेव का जो क्राइटेरिया होता है टेम्परेचर कितना होता है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड क्राइटेरिया होता है। और उसका जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 15 पाउंड। जो प्रेशर होता है इसका कितना होता है, प्रेशर कितना प्रेशर होता है, 15 प्रेशर होता है। इसका जो टेम्परेचर होता है ऑटोक्लेव कितना होता है, 121 या 122। तो इसका राइट आंसर क्या है, 121। ये एग्जैक्ट है, 121 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है ऑटोक्लेव का। और जो इसका प्रेशर होता है वो कितना होता है, 15 पाउंड का होता है। कितने टाइम के लिए होता है, 15 टू 30 मिनट। और जो टाइम होता है वो कितना होता है, 15 टू 30 मिनट इसका टाइम होता है। तो इससे से क्वेश्चन पूछा जाता है ऑटोक्लेव के टेम्परेचर के बारे में, उसके प्रेशर के बारे में और इसके टाइम के बारे में। कितने टाइम में कितना प्रेशर होता है, कितना टेम्परेचर होता है ऑटोक्लेव का। तो क्या मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन का परफॉर्म करने के मतलब डिफरेंट टेम्परेचर से कौन कौन से मेथड से हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं वो देखा हमने। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो होता है तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर टेम्परेचर रखते हैं तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड अबव टेम्परेचर होता है तो हम क्या यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए केमिकल डिसइंफेक्टेंट। इसमें से कौन सा केमिकल डिसइंफेक्टेंट नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या है, लाइसोल। ऑप्शन बी क्या है, ग्लूटाल्डिहाइड। ऑप्शन सी क्या है, एथिलीन ऑक्साइड। एंड ऑप्शन डी क्या है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। हमें पूछा गया है कौन सा केमिकल डिसइंफेक्ट नहीं है। लाइसोल क्या होता है, केमिकल डिसइंफेक्टेंट होता है। ग्लूटाल्डिहाइड क्या है, केमिकल होता है। एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है, केमिकल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। जो एथिलीन ऑक्साइड होता है ये क्या होता है, गैस होता है। और जो लाइसोल होता है वो क्या होता है, केमिकल। ग्लूटाल्डिहाइड भी क्या होता है, केमिकल होता है। और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी क्या होता है, केमिकल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। बात करते हैं फर्स्ट वन, ग्लूटाल्डिहाइड। जो ग्लूटाल्डिहाइड क्या होता है, कमर्शियल नेम इसको क्या बोलते हैं, साइडेक्स बोलते हैं। 2% साइडेक्स को हम क्या बोलते हैं, ग्लूटाल्डिहाइड बोलते हैं। और लाइसोल को क्या बोलते हैं, फिनोल डेरिवेटिव। जो लाइसोल होता है क्या, फिनोल का डेरिवेटिव होता है। एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ये क्या होता है, और एथिलीन अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल ये क्या होता है, यूज किसके लिए यूज करते हैं, केमिकल डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज करते हैं। डिसइंफेक्टेंट के यूज करते हैं। डिसइंफेक्टेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी माइक्रोऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकना। तो ये क्या होता है, केमिकल डिसइंफेक्ट केमिकल होते हैं। ग्लूटाल्डिहाइड जिसको हम 2% साइडेक्स बोलते हैं। लाइसोल ये क्या है, फिनोल डेरिवेटिव्स होता है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल ये क्या होते हैं, केमिकल डिसइंफेक्टेंट होता है। जो एथिलीन ऑक्साइड ये क्या होता है, कलरलेस गैस होता है। तो हमें क्वेश्चन पूछा गया था केमिकल के बारे में। जो एथिलीन ऑक्साइड ये क्या होता है, कलरलेस गैस होता है। यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। फॉर हीट मॉइस्चर सेंसिटिव आर्टिकल, जो हीट मॉइस्ट सेंसिटिव आर्टिकल होते हैं उसके लिए हम जो उसको स्टेरिलाइजेशन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एथिलीन ऑक्साइड यूज करते हैं। तो इसका ये जो एथिलीन ऑक्साइड क्या होता है, गैस होता है। बाकी जो रिमेनिंग ऑप्शन वो क्या होता है, केमिकल कंपोनेंट होता है, केमिकल डिसइंफेक्टेंट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ एस्पिरिन। जो एस्पिरिन होता है उसका केमिकल नेम क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था नोट सेट में 2020 में जो एग्जाम होता है उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। जो एस्पिरिन का केमिकल नेम क्या होता है, तो इसका केमिकल नेम क्या होता है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। क्या होता है, ऑप्शन बी एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इसका क्या होता है, केमिकल नेम होता है।
तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। एस्पिरिन होता है उसका केमिकल नाम क्या होता है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इसका केमिकल नाम होता है, जो मोस्टली वन ऑफ द मोस्टली वाइडली यूज, किसके लिए यूज करते हैं इसको? जो प्रक्रिया एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी प्लेटलेट एजेंट होता है। इसमें जो एंटी प्लेटलेट होता है इसकी वजह से इसका जो ब्लीडिंग टाइम होता है वो क्या होता है? प्रोलॉन्ग या इंक्रीज। ये क्या करता है? एस्पिरिन किसके लिए यूज होता है? ये क्या एनाल्जेसिक के लिए भी यूज होता है। एनाल्जेसिक मतलब पेन को रिलीव करने के लिए, पेन को रिलीव करने के लिए। एंटीपायरेटिक मतलब फीवर को रिलीव करने के लिए। एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब जो इन्फ्लामेशन होता है उसको कम करने के लिए भी यूज करते हैं एस्पिरिन को। एंड एंटी प्लेटलेट, प्लेटलेट क्या होता है? जो उनका ब्लड होता है, ब्लड क्लॉट को क्या करता है? प्रिवेंट करता है। जब एंटी प्लेटलेट क्या करता है? ब्लड क्लॉट को क्या प्रिवेंट करता है? ब्लड क्लॉट को इंक्रीज करता है। जब हम एस्पिरिन यूज करेंगे तो क्या प्लेटलेट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लीडिंग टाइम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि ये करता है प्लेटलेट को कम करता है। प्लेटलेट क्या करता है? ब्लड क्लॉट करता है, ब्लड को स्टॉप करता है, ब्लड फ्लो होने से रोकता है। तो अगर प्लेटलेट ही कम हो रहेगा तो एंटी प्लेटलेट के यूज करेंगे एस्पिरिन को। तो एंटी प्लेटलेट का मतलब क्या होता है? प्लेटलेट के अगेंस्ट, मतलब प्लेटलेट का कम होना। अगर प्लेटलेट कम होगा तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो उसका जो ब्लड है वो फ्लो होगा, और जो ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो हम उसको बोलते हैं ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज। तो ये क्या करता है? ब्लीडिंग टाइम को इंक्रीज करता है। तो ये क्या है? एंटी प्लेटलेट एजेंट भी होता है एस्पिरिन।